Today I will discuss about the feed water treatment plant. This is the part of unit 2. The subject is name is power plant engineering. Outlines of the today lectures: necessity of the feed water treatment, different impurities found in the feed water, effect of impurities, pH and its role in corrosion and scale formation, internal and the external treatment, water treatment system, demineralization plants, reverse osmosis process. What is the need of फीड वाटर ट्रीटमेंट? यदि अपने को पानी को ट्रीटमेंट देना है, घरों में भी आप साफ पानी पीते हैं, ये सभी को पता है। तो साफ पानी पीने का मतलब ये है कि भाई हमारा पेट वगैरह सब सही रहे। बॉयलर में भी यदि गुड कंडीशन का पानी यदि भेजेंगे तो वहाँ पे जो स्टीम रहेगी वो परफेक्ट गैस के लॉ को फॉलो करेगी, ये सभी को पता है। तो फीड वाटर का ट्रीटमेंट करना मतलब जो पानी बॉयलर में सप्लाई हो रहा है उसका ट्रीटमेंट करने की बात हो रही है। उसका ट्रीटमेंट यदि आप करना चाहेंगे तो उसके लिए आप लोग को इन सब चीज़ों की फीड वाटर के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। दैट्स वाई वी आर नीडेड feed water before entering in the boiler. Different impurities found in the feed water. कौन कौन सी impurities है जो feed water में find out होती हैं? पहली impurities जो सबसे बड़ी है undissolved and the suspended particle, जो कि dissolve नहीं हो पाते हैं और नीचे बैठे रहते हैं। उन पार्टिकल्स के मटेरियल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली आपकी है टर्बिडिटी एंड द सेंडिमेंट्स, जो आपकी कचड़ा जमावट वगैरह रहती है, जो ऑलरेडी रहती है कि पानी यदि आप घरों में भी इकट्ठा करके रखते हैं तो कुछ जमावट नीचे आ जाती है, कुछ लेयर बन जाती है, तो अनडिसॉल्वेबल सस्पेंडेड मटेरियल के रूप में आती है। सोडियम एंड द पोटेशियम सॉल्ट्स रहते हैं जिसकी वजह से कि इम्प्योरिटीज होती हैं। क्लोराइड्स जो रहते हैं जिनकी वजह से आपने देखा है कि नमक वगैरह जो रहते हैं इनकी वजह से भी इम्प्योरिटीज आती हैं। और आयरन है, मैग्नीज है, सिलिका है, माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ है, कलर है। तो ये सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सब इम्प्योरिटीज के रूप में काउंट होते हैं और फीड वाटर में आके उसको गंदा करते हैं। यदि इस तरह का फीड वाटर हम सप्लाई करेंगे तो स्टीम फॉर्मेशन होने में टाइम लगेगा। जनरली आपने भी एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा हो, छोटे से एग्जाम्पल हम बताते हैं जो कि मैं भी इस्तेमाल करता हूँ घरों में। इमर्सन रॉड है, इमर्सन रॉड यदि आप उसकी लेयर को साफ नहीं करेंगे और उसमें पानी के कारण जो लेयर बनती चली जाती है वो बाद में आपके लिए हार्मफुल बन जाती है कि पानी देर से गर्म हो रहा है या ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खपत कर रहा है। उसका रीज़न सिर्फ यही है, स्टीम फॉर्मेशन रेट देर से होगा, हीट लॉसेस ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है स्टीम फॉर्मेशन कराने में। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टीम you should try to the supply the feed water in pure form to the boiler. सेकेंड जो इम्प्योरिटीज है डिसॉल्व सॉल्ट्स एंड द मिनरल्स है, उसमें कैल्शियम और द मैग्नीशियम सॉल्ट्स रहते हैं। डिसॉल्व गैसेस जो है ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसेस उसमें आती हैं। फिर अदर मटेरियल के रूप में यदि लिखें तो प्री मिनरल एसिड रहता है, ऑयल रहता है, ये आपके अदर मटेरियल्स के रूप में आते हैं। इफेक्ट इम्प्योरिटीज के क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहली इफेक्ट जो है स्केल की फॉर्मेशन हो सकती है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी के साथ में हो रही है। यहाँ पे स्केल फॉर्मेशन के कारण ये आपका ट्रू वाटर है और इसके बाद जब इम्प्योरिटीज आ रही हैं तो यहाँ पे लूज प्रेसिपिटेट सस्पेंडेड हो रहे हैं, बैठ जाते हैं नीचे आके, जो आप देखते हैं। तो दिस इज द फार्मूला फॉर द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स विट इज हीटेड। यदि आप उसको गर्म कर रहे हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में अलग हो रहा है, CO2 गैस निकल रही है और H2 बन रहा है। इसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स को यदि आप गर्म करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड में तो मैग्नीशियम कार्बोनेट जो रहेगा सॉफ्ट स्लज ये आपका मिलेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ऊपर जाएगी, स्केप होगी एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड के रूप में बनेगा। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज के रूप में काउंट होती है। दूसरी है कोरोजन्स। इट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव कन्वर्जन ऑफ द मेटल इनटू द ऑक्साइड और द सॉल्ट। कोरोजन के बारे में हम बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि यदि कोई लेयर फॉर्म्ड होती है किसी भी कंपोनेंट्स में या किसी भी सब्सटेंस पे, या बोलना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ड्यू टू द वाटर पार्टिकल्स इंक्लूडेड, दैट मीन्स कि वहाँ पे कलर जो है उसका चेंज हो जाता है। तो ये बॉयलर की जो मेटल सरफेस है उस पर वेयर कर लेता है, ग्रुप्स कर देता है, क्रैक्स होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो कोरोजन के कारण क्रैकिंग के चांसेस और फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बॉयलर ट्यूब में ये जो आता है ये ऑक्सीजन के ना डिसॉल्व होने की वजह से होता है, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज द नेक्स्ट टू द ऑक्सीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरोजन। कोरोजन का एक रीजन कार्बन डाइऑक्साइड का भी है, जैसा कि यहाँ पे आप इक्वेशन देख रहे हैं CO2 + H2 =
हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये आपका जो फार्मूला बन रहा है इसके कारण से कि उसमें यदि पानी शामिल होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। तो कार्बनिक एसिड जो रहता है विथ आयरन और अदर मेटल के साथ में ये आपका एक प्रकार से क्रैकिंग टाइप की लेयर बनाता है, जो कि ये बोलना चाहिए फेलियर होने के जो चांसेस रहते हैं मटेरियल के वो बढ़ जाते हैं। तीसरी जो इम्प्योरिटीज है प्राइमिंग, फोमिंग और कैरी ओवर के रूप में है। तो प्राइमिंग के लिए अपन ने बात करी कि प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्ट जो रहता है वाटर में, वो स्टीम पैसेज के साथ में फिल्ड होता है। और इसी को ही हम जैसे कि बबल्स वगैरह फॉर्म्ड होते रहते हैं छोटे छोटे, वो फॉर्मिंग के रूप में कहलाते हैं। इसको रिड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका जो रहता है वो आप कैस्टर ऑयल को ऐड कर सकते हैं, एंटी फॉर्मिंग एजेंट को यूज़ कर सकते हैं और सोडियम एल्यूमिनाइड को आप ऐड कर सकते हैं, जिसके कारण से कि प्राइमिंग की जो वो चीज़ है आपकी रिड्यूस हो जाएगी। During the rapid steam production, some water droplets are also carried along with the steam as it leaves the boiler. यदि स्टीम प्रोडक्शन बहुत तेजी से हो रहा है तो वाटर ड्रॉपलेट जो है वो आपका स्टीम के साथ में लीव करेगा बॉयलर के अंदर और वेट स्टीम का फॉर्मेशन रहेगा, जिसके कारण की प्राइमिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। और यदि नेक्स्ट उस पर बढ़ेंगे तो आपको प्राइमिंग और जो फॉर्मिंग है एक साथ होती हैं, इसको कैरी ओवर के रूप में जाना जाता है। इसके लिए हमें यदि आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके चलना है तो ऑयल और सोप या अदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना पड़ेगा बॉइलिंग फीड वाटर में से। जो वॉल्व रहेंगे उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें, या बोलना चाहिए ओपन करें फॉर द मैक्सिमम कंडीशन के लिए। और वाटर जो है आपका जो है मैक्सिमम पॉसिबल लेवल पर है, इस कारण से हम उसकी प्राइमिंग और फॉर्मिंग जो है एक साथ कर सकते हैं। कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे किस तरीके से मटेरियल जो है ब्रिटल कंडीशंस पे पहुँच रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो रहता है ये सिलिका के साथ में मिलके इम्ब्रिटलमेंट करता है। एंड इट ऑल्सो मेक अ हेयर क्रैक्स ऑफ द बॉयलर सरफेस बाय द कैपिलरी एक्शन एंड कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एडिंग सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट की मदद से ऐड करके उसको प्रिवेंट किया सकता है, एज अ सॉफ्टनिंग एजेंट रहता है। Addition of the organic agents like a titanium and the lignium and the addition of the sodium sulfates to water. This is the additions that is the prevention of the embrittlement. This is the diagram which showing the caustic embrittlement। आप जो देख रहे हैं दरारें आ गई हैं, दरारें जो आ रही हैं जिसकी वजह से आ रही हैं, देखिए आप इसमें दरारें आ रही हैं बहुत सारी। पीएच का जो रोल है करोजन और स्किल फॉर्मेशन में, जो वाटर में शामिल होती है पीएच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आरओ की, या आरओ के पानी की जो घरों में इस्तेमाल करते हैं वो भी आप देखते हैं। तो ये लॉगरिथम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द हाइड्रोजन आयरन का रहता है कॉन्सेंट्रेशन वाटर में। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयरन जो रहता है वाटर में यदि 10⁻⁷ रहेगा, देन द पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर दैट इज द log of 1/10⁻⁷ इज इक्वल टू 7 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये आपकी पीएच वैल्यू रहती है। यदि 7 से नीचे रहेगी वैल्यू तो भी दिक्कत है, और 7 से ज़्यादा वैल्यू यदि रहेगी तो दिक्कत है। 7 से यदि कम रहेगी तो वाटर में एसिडिटी बन जाती है, ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पे एल्कनिटी जो रहेगी वाटर की बढ़ जाएगी। तो इट शुड बी ऑफ ए प्रॉपर वैल्यू ऑफ द पीएच, इट शुड बी ऑफ द 7 एट द 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। एज अ पीएच इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन। यदि लॉगरिथमिक फंक्शन के रूप में यदि इसे फाउंड कर रहे हैं तो सॉल्यूशन जो इसका रहेगा पीएच वैल्यू का 6, 5 एंड 4 रहता है रिस्पेक्टिवली 10, 100 एंड 1000 टाइम्स मोर एसिडिक देन द सोडियम सॉल्यूशंस हैविंग द पीएच वैल्यू ऑफ द 7। रोल ऑफ पीएच, पीएच का रोल बहुत अच्छा रहता है, मतलब ये बोला चाहिए इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कोरोजन का रेट यदि आयरन के अंदर अब्सेंस है तो उसकी वजह से पीएच की वैल्यू अफेक्टेड करती है। लोअर पीएच वैल्यू जो है आयरन को सॉल्युबल बनाती है। ऑक्सीजन इन द वाटर यूनाइट्स विद द फेरस ऑक्साइड टू फॉर्म ए फेरस ऑक्साइड। यदि पीएच की वैल्यू यदि आपकी 9.6 है तो वहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोरोजन रेट इंक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिसॉल्व ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर as a concentration of the hydrogen ions increases with increases the pH value of the water। यदि कोरोजन का रेट बढ़ेगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का जो रेट है वो वाटर में बढ़ जाएगा, और वो पीएच की वैल्यू को भी बढ़ा देगा। तो पीएच की वैल्यू यदि बढ़ती है तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको प्योर फीड वाटर नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि यदि आपने फीड वाटर में इम्प्योरिटीज देख ली हैं, आपको पता चल गया कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होती हैं, उनके क्या इफेक्ट होते हैं, अब उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है।
तो नेक्स्ट स्टेप फॉर द टुडे लेक्चर इज फीड वाटर का ट्रीटमेंट किस तरीके से करना चाहिए। तो दो तरीके से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इंटरनल वाटर ट्रीटमेंट और एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंटरनल वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। तो इंटरनल वाटर ट्रीटमेंट में जो डिसॉल्व सॉलिड है उनको रिमूव किया जाता है बॉयलर के अंदर, केमिकल या उनको कुछ इम्प्योरिटीज जो रहती हैं उनको हटा के निकाल के उनका उन पे कुछ ऑपरेशन करके या बोलना चाहिए उन पे कुछ आप प्रोसेस करके, जिससे कि जो स्लजेस वगैरह नीचे बढ़े हैं या मिक्सअप हो जाए या बोलना चाहिए पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, ताकि हम सॉल्ट को हार्मफुल पहुँचाने से रोक सकें। तो इंटरनल वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में आपके यहाँ पे 5 तरह के सिस्टम काम करते हैं। सोडियम कार्बोनेट ट्रीटमेंट, फॉस्फेट ट्रीटमेंट, सोडियम एल्बिनेट सिस्टम एंड द कोलाइडल ट्रीटमेंट एंड द ब्लो डाउन। तो वन बाई वन करके एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो ये है कि सोडियम कार्बोनेट में जो डिसॉल्व सॉलिड है इसको रिमूव किया जाता है सोडियम कार्बोनेट के द्वारा, सोडा एस के द्वारा। बॉयलर वाटर में यदि हम मिक्सअप करते हैं तो CaSO4 जो रहती है इम्प्योरिटीज रहती है, सोडा एस के साथ में जब मिक्सअप करते हैं तो इंसॉल्युबल स्लज निकल के आता है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट में प्लस सोडियम सल्फेट के रूप में। अब सोडियम सल्फेट यदि आप वाटर के साथ में मिक्सअप करते हैं और हीट प्रोवाइड करते हैं तो आपका यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल के आता है, वाटर निकल के आता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। इसी तरीके से मैग्नीशियम सल्फेट को यदि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मिक्सअप करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्लेजेस के रूप में निकल के आता है। साथ ही साथ में यहाँ पे जो दूसरी चीज़ है बोला चाहिए कि आपका सोडियम सल्फेट जो है वो आपका प्रोड्यूस होता है। फॉस्फोट ट्रीटमेंट की यदि बात करेंगे तो स्किल फॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए सोडियम फॉस्फोट को मिक्सअप किया जाता है। और ये फॉस्फोट ट्रीटमेंट जो है 3 तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। मोनोसोडियम के रूप में किया जाता है, डाइसोडियम के रूप में किया जाता है और ट्राइसोडियम फॉस्फेट के रूप में यूज़ किया जाता है। तो स्किल फॉर्मेशन को यदि अवॉइड करना है तो सोडियम फॉस्फेट को मिक्सअप करना जरूरी है। तो कैल्शियम क्लोराइड जो रहता है यदि आपका सोडियम फास्फोट के साथ में यदि मिक्सअप होता है तो आपका ये इक्वेशन के साथ में आपको रिलीज करता है। यदि मोनोसोडियम यूज हो रहा है इसका मतलब वहाँ पे हाईली एल्कलाइन वाटर बॉयलर वाटर है। डाइसोडियम फॉस्फेट जो है यदि यूज किया जा रहा है तो मॉडरेटली एल्कलाइन बॉयलर वाटर है। ट्राइसोडियम फॉस्फेट यदि यूज किया जा रहा है तो वो लेस एल्कलाइन बॉयलर वाटर है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जो फॉस्फेट का ट्रीटमेंट है वो इस तरीके से किया जा रहा है। हाईली एल्कलाइन वहाँ पे होगा जहाँ पे कि मोनोसोडियम है, डाइसोडियम वहाँ पे होगा जहाँ पे कि आपका बोलना चाहिए डाइसोडियम फॉस्फेट है, वहाँ पे आपका मॉडरेटली एल्कलाइन वाटर बॉयलर वाटर होगा। और ट्राइसोडियम फॉस्फेट के लिए जहाँ पे लेस एल्कलाइन बॉयलर वाटर होगा वहाँ पे करेंगे। सोडियम एल्बिनेट के लिए द स्केल फॉर्मेशन अवॉइडेड बाय द हेडिंग सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड को यदि पानी के साथ में मिक्सअप करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। और यदि मैग्नीशियम क्लोराइड को यदि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्सअप करते हैं तो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड आपको मिलता है। कोलाइडल ट्रीटमेंट की यदि बात करेंगे तो जहाँ पे कि लो प्रेशर बॉयलर रहते हैं वहाँ पे स्किल फॉर्मेशन को दूर करने के लिए कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस को मिक्सअप किया जाता है, जैसे कि टेनिन, स्ट्रेचेस, लिग्निन, केरोसिन, इस टाइप के मटेरियल्स को यदि मिक्सअप करते हैं तो वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है स्किल फॉर्मेशन को। तो कोटिंग जो सब्सटेंस की हो रही थी उसको दूर करने के लिए हम लोग इस तरह का काम करते हैं। और इसके करने के कारण यदि जो कोटिंग आपकी दूर हो रही थी, कोटिंग कर रहे थे जब इन एलिमेंट्स की, तो उसके कारण से कि स्किल फॉर्मेशन दूर हो रहा था। और जो फॉर्मेशन ऑफ नॉन स्टिकी और लूज डिपॉजिट मटेरियल स्लजेस है इनको भी हम ब्लो डाउन प्रोसेस की मदद से रिमूव कर देंगे। तो ब्लो आउट सिस्टम जो यहाँ पे चल रहा है आप जो देख रहे हैं, एक कंटेनर है जिसमें कि पानी भरा हुआ है। पानी यहाँ पे आपका लिक्विड फॉर्म में है, स्टीम प्रोड्यूस हो रही है वेपर फॉर्म में। स्टीम को यूज किया रहा है नोजल के द्वारा टरबाइन में। वाटर की सप्लाई की जा रही है कंडेंसर से और मेकअप वाटर सप्लाई किया रहा है कूलिंग टावर साइड से। तो वाटर और बॉयलर ड्रम मिलके एक यूनिट बनती है, जितनी भी गंदगी रहती है वो नीचे बैठ जाती है, उसको ब्लो डाउन प्रोसेस से ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इफेक्ट नीचे निकाल लिया जाता है। दिस इज द ब्लो डाउन सिस्टम्स। एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम की यदि बात करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ जो मेकअप वाटर है लार्ज है, इट कंटेन अ कंसिडरेबल सस्पेंडेड इन द डिसॉल्व इम्प्योरिटीज। देन एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट जो है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कि क्वांटिटी ऑफ मेकअप वाटर जो है ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा सस्पेंडेड और डिसॉल्व इम्प्योरिटीज़ है वहाँ पे एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो बिफोर एंट्रिंग ऑफ द water in the boiler,
उसका ट्रीटमेंट जो है एक्सटर्नल मेथड से किया जाता है। तो उसके लिए कई तरह के मेथड रहते हैं, जैसे कि पहला मैकेनिकल मेथड है। तो मैकेनिकल मेथड में सेडिमेंटेशंस है, जितनी जमावट रहती है उसको अलग से हटाना। कोगुलेशंस है, जितनी भी गंदगी है उन सबको हटाने का काम करता है। फिल्ट्रेशन जितना भी है, फिल्टर करने के कारण जितने भी डस्ट पार्टिकल वो अलग हो जाते हैं। थर्मल मैनर है, तो थर्मल मैनर में भी दो आप देख रहे हैं, डिस्टिलेशन है, एवापोरेशन सेडिमेशन है, एंड ये इटरेशंस है। तीसरा केमिकल है, तो केमिकल में भी आप देख रहे हैं लाइम सोडा ट्रीटमेंट है, जियोलाइट प्रोसेस है, डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस है। तो इस तरह की जितनी प्रोसेस रहती है एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम कहलाता है। सेडिमेंटेशन जो है कि वाटर को अलाउ करते हैं कि वो अपने जगह पे बना रहे और उसको हम अलाउ करते हैं कि वो लो वेलोसिटी से फ्लो हो। और यदि इस तरीके का काम कर रहे हैं तो सॉलिड मैटर जो है सेटल डाउन होता है ग्रेविटी कारण, एंड विच इज देन रिमूव पीरियडिकली और कंटिन्यूसली। इसको हम पीरियडिकली मैनर में भी अलग कर सकते हैं और कंटिन्यूसली मैनर पे भी अलग कर सकते हैं। देन क्लीन वाटर इज टेकन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टैंक। क्लीन वाटर को हम फिर निकाल सकते हैं यदि स्लजेस वगैरह अलग कर ली गई हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ये पानी एक बीकर में से या बोलना चाहिए एक टैंक में से निकाल के अलग दूसरे उस पर रखा जा रहा है, कंटेनर में रखा जा रहा है। तो सेपरेटिंग इज अ मिक्सचर ऑफ द स्टैंड एंड द वाटर यूजिंग द सेडिमेंट्स एंड द डिकंडेंसेशन। कभी यदि आपकी पानी की टंकी जो घरों में इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे भी इस तरह का अरेंजमेंट, जैसा कि आप देखते हैं, यदि इम्प्योरिटीज़ निकालनी है, जैसे कि बालू वगैरह रहती है वो टंकी में नीचे बढ़ जाती है, उसको निकालने के लिए पहले पानी को पूरा खाली कर लेते हैं, उसके बाद उसकी गंदगी को निकालते हैं। तो वैसे ही काम यहाँ पे भी करना है अपने को। इम्प्योरिटीज़ निकालने का सबसे अच्छा तरीका सेडिमेंटेशन प्रोसेस होती है, जब जो कि सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। इस मेथड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हर जगह। कोगुलेशंस जो रहती हैं लाइक एल्युमिनियम सल्फेट, सोडियम एल्युमिनाइट और फेरस सल्फेट को ऐड करके जो पानी है उसकी गंदगी को दूर किया जाता है। तो कोगुलेंट्स मीन्स द गंदगी जो कि एल्युमिनियम सल्फेट के कारण आ रही है, सोडियम एल्युमिनेट के कारण आ रही है, या फेरस सल्फेट के कारण जो आपका वहाँ पे दिख रहा था, तो उसको ऐड करके वाटर जो है इम्प्योर हो रहा है, उसको दूर किया जाता है। तो reaction between these salt and the alkalinity in the water cause smaller particles to adhere to each other, forming larger particles. These large particles settle down and can be removed by the filtration process. जितने भी लार्ज पार्टिकल्स हैं ये सेटल डाउन जाते हैं, इनको फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से दूर किया जाता है। कोगुलेशन की जो प्रोसेस है ये यहाँ पे आपको दिख रही है, जैसा कि आपके बॉडी के अंदर भी रहता है। यदि ब्रोकन वेसल है तो ये आपके जो डैमेज ब्लड वेसल हैं वो दिखाई देंगे, और यदि फाइब्रोनोजल सोल्यूबल टाइप का है तो एक्टिवेटेड जितने भी रहेंगे यहाँ पे दिखाई देंगे। और फेवरिन जो इंसॉल्युबल है वो फेवरिन डिस्टेंस के रूप में यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, ब्लड क्लॉट के रूप में दिखाई देंगे। तो डैमेज ब्लड वेसल ये है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेनेटेड प्लग ये है, और डेवलपमेंट ऑफ क्लॉट ये है। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड द प्रोथोरियम एंड क्रोमियम ये आपकी जो प्रोसेस है इनके द्वारा इनकी प्रोसेसिंग की जाती है, ताकि हम प्लॉट को फिर से डेवलप कर सकें। प्लॉट एक बार डेवलप हो जाएगा तो उससे आपके जितने भी सेल्स रहेंगे वो ब्रोकन नहीं हो पाएंगे। फिल्ट्रेशन की यदि बात करेंगे तो पानी को अलाउ किया जाता है ग्रेविटी के द्वारा और प्रेशर फिल्टर के द्वारा, और फाइनेस जितनी भी रहती है उसको बढ़ाने का काम करता है फिल्टरिंग एलिमेंट। मैक्सिमम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज रिमूव की जा सकती है, एंड द सस्पेंडेड मैटर एडेयर्स टू द फिल्टर मटेरियल एंड द क्लीन वाटर ड्रेन्स फ्रॉम द वाटर। जितनी भी सस्पेंडेड मैटर है उन दोनों को अडेयर करते हैं फिल्टर मटेरियल के साथ में, और क्लीन वाटर जो है ड्रेनिंग करते हैं बॉटम साइड्स पे। It is necessary to clean the dirt collected in the voids of the It is necessary to clean the dirt collected in the voids of the filter material periodically by backwashing the filter material. The filtration method is employing is here mixture of the water and the sand, जो कि आप बालू और वाटर का मिक्सचर देख रहे हैं यहाँ पे रहता है, और फिल्टर पेपर जो है यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर फनल जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से कि इसको आगे निकाला जाता है या अलग किया जाता है। रेसिड्यू जो ऊपर बैठ जाता है, फिल्ट्रेट जो है नीचे की तरफ आ जाता है, जो फीडिंग वाटर है वो आपका फिर बाद में सप्लाई किया जाता है। तो कई जगह आप देखते हैं कि जो सेंडिमेंट्स या इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे बढ़ जाती है, और कई जगह आप देखते हैं कि बीकर की मदद से हम उसको ऊपर की तरफ फनल की मदद से ऊपर की तरफ भी ले लेते हैं इम्प्योरिटीज या जितनी भी सेंडिमेंट्स रहते हैं। डीमिनरलाइजेशन प्लांट जो रहते हैं, जितने भी एग्जॉस्टेड पर्सन्स रहते हैं, रेजन्स रहते हैं, इनको रीएक्टिवेट किया जाता है हाइड्रोजन सल्फेट के द्वारा, HCl के द्वारा, जहाँ की एनियंस रीजन कैन बी रिएक्टिवेटेड यूजिंग द
सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट के द्वारा, जिसकी की एडवांटेज आपकी हाई क्वालिटी का प्योर डिस्टिल वाटर मिलता है, और वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द डिसॉल्व गैसेस के द्वारा मिलता है, सिलिका के द्वारा, जिसमें कि आपके बोलना चाहिए इट इज़ नॉट मिक्सअप विद द सिलिका एंड द डिसॉल्व गैसेस। डिसएडवांटेज सिर्फ यही है कि इसका इक्विपमेंट जो आता है मार्केट में बहुत महंगा रहता है, इसको चलाने की जो कीमत है, लागत है, वो बहुत ज़्यादा रहती है। ये डिमिनराइजेशन प्लांट की एक बात रहती है। तो डिमिनराइजेशन प्लांट जो रहते हैं इस तरीके से आप जो देख रहे हैं इस तरीके से रहते हैं, जिसमें कि आपको सिलिका एब्जॉर्बर दिख रहा है जिसको कि अलग किया जाता है, डीगैसिफायर है जिसमें गैस को अलग किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक ब्लोअर को लगा के हम पूरा करते हैं, जिसमें कि एयर एक तरफ से अंदर जाती है, दूसरे जगह से जब डीगैसिफाइजर का इस्तेमाल किया जाता है तो गैस दूसरे जगह से बाहर निकलती है। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस जो रहती है, इसके एडवांटेज जो रहते हैं, इट इज़ अ एफिशिएंट मेथड ऑफ द रिमूविंग साल्ट, केमिकल कंटेनमेंट एंड द हैवी मेटल सच एज द लीड फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर। ये एक ऐसी मेथड है जिसमें कि सॉल्ट को, केमिकल को और कंटेनमेंट को, ये जितने भी हैवी मेटल्स हैं उनको अलग किया जाता है, एंड एज अ लीड फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर, एंड इट इज़ अ चीपर देन द आयन एक्सचेंज प्रोसेस। ये आयन एक्सचेंज प्रोसेस से बहुत ही सस्ती कहलाती है। फॉर द वाटर कंटेनिंग डिसॉल्व सॉलिड्स ऑफ द 200 ppm और मोर। यदि आप घरों में देखेंगे तो कभी भी जो आर का वाटर रहता है उसकी जो वो रहती है, बोलना चाहिए पीएच वैल्यू, या बोलना चाहिए जितनी पीपीएम वैल्यूज रहती है, ज़्यादातर 100 सवा 100 तक जाती है। यदि मतलब 200 भी यदि जा रही है तो वो उसके कारण से उसको दूर करना थोड़ा सा उसके लिए मशीन लगानी पड़ती है ताकि हम उसको दूर कर सकें, आर की मशीन लगती है। तो 50-60 पीपीएम का जो वाटर रहता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। इट इज़ सिंपल टू ऑपरेट एंड मेंटेन। इसको बहुत आसानी से चलाया जा सकता है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस को। एंड जो इसके डिसएडवांटेज रहते हैं दिस प्रोसेस के, कि मेम्ब्रेन को हमें क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप घरों में भी देखते हैं फिल्टर चेंज होते रहते हैं, मेम्ब्रेन चेंज होती रहती है साल में, एंड मेम्ब्रेन मस्ट बी रिप्लेस एवरी 1 to 3 years डिपेंडिंग ऑन द वाटर क्वालिटी। मेम्ब्रेन जो है 1 से 3 साल के बीच में वाटर क्वालिटी के हिसाब से चेंज किया सकती है। पंप का जो मेंटेनेंस है वो कंटिन्यूसली रिक्वायरमेंट रहता है। घरों में भी आप यदि आर की मशीन लगाते हैं तो उसमें पंप की जो मेंटेनेंस है वो रिक्वायरमेंट बनी रहती है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है, ये पानी जो है आप देख रहे हैं साल्ट का सॉल्यूशन है, प्योर वाटर है, यहाँ से निकल के आ रहा है। तो जितना भी साल्ट सॉल्यूशन वाला वाटर है इट इज़ कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड सोर्सेज। तो बाय द मेथड यूजिंग द ऑस्मोटिक फ्लो, यदि यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, बाद में हमने यदि उसकी प्रोसेसिंग करी तो रिवर्स प्रोसेस में फ्लो होने लगा, जिसके कारण से कि जितनी भी मेम्ब्रेन है वो एक प्रकार से फ्री कर दी है साल्ट को सॉल्यूशन में से और पानी को प्योर करके भेज रही हैं। तो दूसरे एंड पे हम पानी को प्योर वाटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज द टुडे लेक्चर। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क मी। ओके